सभी को मेरा नमस्कार। आज की विज्ञान की कक्षा में सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती मनीषा रघुवंशी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन हाई स्कूल 25वीं बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश से। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान खंड में अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके भाग 1 पर आज हम सीखने योग्य बिंदु में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना कैसे होती है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिकाओं के आकार व प्रकार में क्या अंतर होता है, कोशिकाएं दिखती कैसी हैं, कोशिकाओं के 3 प्रमुख घटक, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का संचार किन किन विधियों से होता है, विसरण क्या है, परासरण क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका केंद्रक संरचना व कार्य। इसके बाद हमने जो पढ़ा उसका सारांश और अंत में अपनी समझ को परखने के लिए अभ्यास प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे। विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि मानव, पेड़ पौधे, जंतु किस चीज से मिलकर बने होते हैं? सोचिए। जब हम इन प्राणियों को जूम करके देखते हैं तो जैसा आपको स्लाइड में सामने दिखाई दे रहा है, उस प्रकार के असंख्य छोटे छोटे कोष्ठ प्रकोष्ठ हमें दिखाई देते हैं। इन प्राणियों को जूम करके देखें तो छोटे छोटे प्रकोष्ठ से मिलकर ये बने होते हैं। इन छोटे छोटे सूक्ष्म प्रकोष्ठों या कोशों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सभी जीवित प्राणी इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। क्या हम इन कोशिकाओं को अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। तो फिर हम इन्हें कैसे देखेंगे? हम इन्हें देखने के लिए अपनी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक यौगिक माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है, जिसका प्रयोग वर्तमान समय में हमारी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में किया जाता है। आपको यहाँ पर प्याज की झिल्ली की कोशिका का चित्र दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार आयताकार कोशिका, जब हम प्याज की झिल्ली की कोशिका इसमें देखते हैं तो हमें दिखाई देती है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इतनी सूक्ष्म कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना कितना मुश्किल है। किसने यह कार्य सबसे पहले किया और किस प्रकार किया? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सन 1590 में वैज्ञानिक जकेरियस जेनसेन ने पहला वास्तविक यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। इसके बाद सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक महान जीव वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया। रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल को सूक्ष्मदर्शी से देखा। उन्होंने पाया कि पेड़ की छाल पर छोटे छोटे सूक्ष्म प्रकोष्ठ या कोश थे, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। उन्होंने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कमरा या कंपार्टमेंट। यहाँ आप देखिए कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल को जब देखा तो उन्हें जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसमें छोटे छोटे असंख्य प्रकोष्ठ होते हैं, उस प्रकार कोशिकाओं के प्रकोष्ठ दिखाई दिए। हमने जाना रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की और उसके बारे में बताया। आइए अब हम कोशिका सिद्धांत को देखते हैं। सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले से स्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। जो भी नवीन कोशिकाएं बनेंगी, प्रारंभ में जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से उनका निर्माण होगा।
कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है, अर्थात जीवों के शरीर की संरचना बनाती है। कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई है, अर्थात जीवों के शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं, जनन, प्रजनन, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत हमें बताता है कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले से स्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है और कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई है। ये मुख्य बिंदु कोशिका सिद्धांत के हैं। सभी जीवित प्राणी एक जैसी कोशिका से बने होते हैं या अलग अलग? अब हमारे मन में यह प्रश्न आना चाहिए। आप देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि वे एक ही प्रकार के दिखाई नहीं देते, जब वे एक से दिखते ही नहीं हैं, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर कैसे बने हो सकते हैं? सभी जीव आकार संरचनाओं में अलग अलग होते हैं। पेड़ पौधों की संरचनाएं अलग होती हैं, सभी जीवों की संरचनाएं अलग होती हैं, मानव की संरचना इन दोनों से अलग होती है। मानव बहुकोशिकीय प्राणी है। बहुकोशिकीय मतलब मानव के शरीर का संगठन असंख्य कोशिकाओं से और असंख्य अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसमें पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु कोशिका, रुधिर कोशिका, आकार, रंग, कार्य सभी में भिन्न होती है। यहाँ पर मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न कोशिकाओं के चित्र आपको दिए हैं, जो आकार, रंग सभी में भिन्न है और इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। यदि छोटी कोशिकाओं और बहुत बड़ी कोशिका का उदाहरण देखें तो अब हम आकार की बात करते हैं। कुछ कोशिकाएं बहुत ही सूक्ष्म होंगी और कुछ बहुत ही बड़ी होंगी। आपको यहाँ स्क्रीन पर बैक्टीरिया की कोशिका दिखाई दे रही है और शुतुरमुर्ग का अंडा दिखाई दे रहा है। बैक्टीरिया की कोशिका 0.1 म्यूएम से 0.5 म्यूएम जैसी सूक्ष्म होती है और इसी के विरोध में शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह 170 mm से 130 mm तक विशाल आकार का होता है। इस प्रकार हमने ये जाना कि कोशिकाओं में बहुत अंतर पाया जाता है और वे बहुत छोटी छोटी से लेकर बड़ी तक होती हैं। आइए हम जीवों का वर्गीकरण देखते हैं कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वह जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्य एक ही कोशिका में होंगे और इनकी आयु कम होगी। उदाहरण के तौर पर देखें, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव यह वह जीव हैं जो विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें कार्यों का विभाजन होता है। अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करती है। इनकी आयु अधिक होती है। उदाहरण मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, चींटी आदि। कोशिकाएं दिखती कैसी है? अब हमारे मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि कोशिकाएं आखिर कैसी दिखती हैं। यहाँ पर आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का एक सामान्य चित्र दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं कि दोनों ही जीव हैं, पर इनके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसमें अंतर होता है। अंतर इस प्रकार होता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पादप कोशिका व जंतु कोशिका की संरचना दिखाई दे रही है। एक सामान्य रूप से यदि हम चर्चा करें तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में केंद्रक और सारे कोशिकांग लगभग समान होंगे। कोशिका द्रव्य होगा कोशिका के अंदर और कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में। आइए इन पर चर्चा करते हैं। जो कोशिकांग जो हमने संरचनाएं देखी। बाहरी भित्ति, कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होगी वह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली या जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक
गोलाकार संरचना होती है जो कोशिका के केंद्र में होती है और दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ है जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, दोनों में पाया जाता है। कोशिकांग कोशिका द्रव्य में बहुत सी महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये एक परत से घिरे रहते हैं। सभी कोशिकांग महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कोशिकांग पाए जाते हैं, उसमें बिखरे होते हैं। ये कोशिकांग कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केंद्रक, अंतःद्रव्यीय जालिका, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानियां, इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे भाग 2 में करेंगे। अभी हम इनके नाम से जानें और इनकी संरचना पर अपनी एक समझ बनाएं। अब कोशिका वर्ण क्या है? वर्ण से तात्पर्य है आवरण। आइए सबसे पहले हम कोशिका की बाहरी परत पर अपनी समझ बनाते हैं और चर्चा करते हैं कि वह क्या होती है। कोशिका के 3 प्रमुख घटक। कोशिका वर्ण क्या है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह 2 संरचनाओं कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार यदि हम कोशिका के 3 प्रमुख घटक के बारे में बात करें तो वह होगा कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। आइए कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। यह कोशिका का पारगम्य व निर्जीव भाग होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। कैसा भाग होगा? पारगम्य मतलब इससे सिलेक्टेड अणु जो है वो आर पार आ जा सकते हैं। वह निर्जीव भाग होगा। यह छोटे छोटे कणों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देगा। इसमें कोई भी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी। कोशिका भित्ति जो है वो काफी दृढ़ होती है और सिर्फ पादप कोशिका में यह पाई जाती है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जो बाहरी आवरण पादप कोशिका का है वह 2 लेयर से मिलकर बना है, कोशिका भित्ति और उसके बाद कोशिका झिल्ली। पौधों में कोशिका भित्ति सबसे सुरक्षात्मक आवरण होती है। पौधे क्यों? ऐसा क्यों? पौधे पर्यावरण में खुले में पाए जाते हैं, उनका अपना कोई घर तो होता नहीं है और वे आंधी, तूफान, बारिश सभी सहन करते हैं। वह सुरक्षित स्थानों पर जा भी नहीं सकते क्योंकि उनमें चलन नहीं पाया जाता। इसीलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ कोशिका भित्ति उनके बाहर पाई जाती है। आइए प्लाज्मा झिल्ली को जानें। जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में यह पाई जाएगी। यह जैविक कार्बनिक अणु, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है और कोशिका का जीवित भाग होता है। कोशिका भित्ति निर्जीव भाग होगा पर प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होगी वह किसी भी कोशिका का जीवित भाग होगा। यह कुछ ही कणों व पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है। यह कोशिका को आकार व सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका आवरण में पदार्थों का आवागमन कैसे होगा? अभी हमने इनके बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि कोशिका आवरण में पदार्थों का आदान प्रदान या आवागमन कैसे होगा। प्लाज्मा झिल्ली में पदार्थों का संचार 2 विधियों से होता है। विसरण, इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण वह प्रक्रिया है जहां पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है। ऑक्सीजन और CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। कोशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान जो होगा वो विसरण से होगा और परासरण, इस प्रक्रिया के तहत द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। परासरण में जलीय पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कोशिका के आर पार होता है। अंदर बाहर, आर पार से मतलब है अंदर बाहर। आइए विसरण को थोड़ा विस्तार से देखते हैं।
वह प्रक्रिया जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। सांद्रता से यहाँ तात्पर्य है कि विलेय यदि ज़्यादा मात्रा में, अणु जो है वो कैसे हैं, ज़्यादा मात्रा में है, निम्न सांद्रता की ओर होता है। कोशिकाओं में गैस का परिवहन इसी प्रकार से होता है। तो गैसीय पदार्थ विसरण की प्रक्रिया से कोशिका के अंदर बाहर जाएंगे। कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन गैस के अणु जब रक्त के साथ कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन के अणुओं की सांद्रता अंदर से बाहर बहुत अधिक होती है। फिर तो क्या होगा कि उच्च सांद्रता, जहां ऑक्सीजन के अणुओं की सांद्रता अधिक होगी, उच्च सांद्रता से ये ऑक्सीजन के अणु निम्न सांद्रता अर्थात कोशिका के अंदर यदि ऑक्सीजन की सांद्रता कम है तो उसकी ओर गमन करेंगे। ऑक्सीजन अणु की गति बाहर से अंदर की ओर होगी और यह किस प्रक्रिया से होगी? विसरण की प्रक्रिया से। जब कोशिका ऊर्जा बना लेती है तब CO2 गैस बनती है। अब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक होगी। फिर क्या होगा? जी हाँ, विसरण होगा, जिसके द्वारा CO2 गैस कोशिका से बाहर निकलेगी। जब ऊर्जा बन जाएगी उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका के अंदर होगी तो वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता अर्थात बाहर की ओर कोशिका से विसरण के द्वारा होगी। इस प्रकार विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो होगा वह कोशिका के अंदर होगा। परासरण, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पानी की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। द्रवीय पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो प्रवाह होगा वह परासरण होगा। तो द्रवीय पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर परासरण की क्रिया के द्वारा जाएंगे। पौधों की जड़ें परासरण के द्वारा ही भूमिगत जल का अवशोषण करती हैं। यह आपको जानने योग्य बात है कि पौधों की जो जड़ें होंगी वह भूमिगत जल को किस प्रकार अपने अंदर समाहित करेंगी या जड़ें की जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार लेंगी, तो परासरण की प्रक्रिया द्वारा लेंगी। जल में बहुत से खनिज लवण घुले होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पादप में जल कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम होती है। भूमि का पानी एक अल्प परासरणी विलयन होगा। परासरण के द्वारा पानी जड़ कोशिका झिल्ली में जाता है और इस प्रकार पौधे को लवण व पानी मिलता है। विलयन 3 प्रकार के हैं: अति परासरणी दाबी विलयन, सम परासरणी विलयन और अल्प परासरणी दाबी विलयन। अति परासरण विलयन में कोशिका को डालेंगे यदि हम तो कोशिका का पानी बाहर आएगा और वह आकार में सिकुड़ेगी। अल्प परासरण विलयन में कोशिका के अंदर पानी आने से वह आकार में फूल जाएगी। सम परासरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अति परासरण से तात्पर्य है कि बाहर सांद्रता अधिक होगी और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम होगी, तो क्या होगा? कोशिका सिकुड़ेगी। अल्प परासरणी विलयन में कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक है, बाहर कम है, तो कोशिका आकार में फूलेगी। और सम परासरणी विलयन में दोनों ओर समान स्थिति होने के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सांद्रता के अनुसार इस प्रकार विलयन 3 प्रकार के हो गए जिनको हमने समझ लिया है। अति परासरण दाबी विलयन, इसे फिर से देखते हैं। कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर का क्या हो जाएगा? जल निकलेगा और कोशिका कैसी हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, पहले वाले चित्र में। सम परासरणी विलयन का अगर हम बात करें, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होगी तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे वाले चित्र में अल्प परासरण दाबी विलयन, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है तो कोशिका के अंदर पानी जाता है और कोशिका फूल जाती है। तीसरे वाले चित्र में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, कोशिका में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, आइए जानते हैं। कोशिका में केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाने वाला द्रव्य है। यह एक जेली के समान तरल द्रव्य होता है। सभी कोशिका अंगक इसमें तैरते रहते हैं और उन्हें सभी उपयोगी प्रोटीन इसी कोशिका द्रव्य से प्राप्त होते हैं। यह कोशिका के आकार को भी बनाए रखता है। आइए अब हम जानते हैं केंद्रक के बारे में, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है और यह किसी कोशिका का हेडक्वार्टर कहलाता है।
कोशिका के बीचों बीच पाए जाने वाली गोल संरचना है। यहाँ से कोशिका को सभी कार्यों के लिए निर्देशन मिलता है। मस्तिष्क हमारा जिस प्रकार सभी क्रियाओं, बोलना, चलना, सोचना, पाचन, उत्सर्जन आदि को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार जो केंद्रक होता है वह कोशिका के सभी कार्यों को निर्देशित और संचालित करता है। संरचना के बारे में जानें। यह गोलाकार होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य व छोटे छोटे केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, आपको स्पष्ट रूप से गोलाकार केंद्रक की संरचना दिखाई दे रही है, जो कोशिका के समस्त कार्यों के निर्देशन का कार्य करता है। इसमें सबसे बाहर जो होती है वह केंद्रक झिल्ली होती है। इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं और अंदर जो द्रव्य भरा होता है वह केंद्रकीय द्रव्य होता है। बीच में आपको इसके एक गोल संरचना और दिखाई दे रही है, यह केंद्रिका या न्यूक्लियोलस होती है। केंद्र की छिद्र से होकर केंद्र की द्रव्य बाहर निकलता है और कोशिकीय द्रव्य के साथ मिलकर जीव द्रव्य बनाता है। यह आपको याद रखने योग्य ज्ञानवर्धक बात है कि केंद्र की द्रव्य और कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य ही जीवन के आधार जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। केंद्रक के बीचों बीच एक गोल संरचना है जो क्या है, केंद्रिका है। आइए केंद्रक के कार्य के विषय में हम चर्चा करते हैं। यह सभी चयापचय अर्थात ऊर्जा निर्माण क्रियाओं को नियंत्रित व निर्देशित करता है। जिन जिन कार्यों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन समस्त क्रियाओं के नियंत्रण व निर्देशन का कार्य केंद्रक करता है। यह कोशिकाओं के संपूर्ण निर्माण और परिपक्वन का कार्य भी करता है। कोशिकाओं के निर्माण के समय यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोशिकीय प्रजनन में मुख्य भूमिका, कोशिका जब प्रजनन करती है उस समय केंद्रक की सबसे अहम भूमिका होती है। कोशिका प्रजनन क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। विस्तार से चर्चा हम भाग 2 में करेंगे। कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं। इन कोशिकाओं में सूचना व निर्देशन का कार्य केंद्रक द्वारा ही होता है, अर्थात नवीन कोशिकाएं जो बनेंगी उनमें भी सूचना व निर्देशन का कार्य केंद्रक द्वारा होगा। केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। आपने अभी केंद्रक की संरचना देखी थी, उसके अंदर आपको छोटे छोटे से थ्रेड्स दिखाई दे रहे थे, धागेनुमा पतली पतली बारीक संरचनाएं दिखाई दे रही थी, वे क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में जो चैन समान संरचना के बीच में कोडिंग दिखाई देती है वह सूचना निर्देशन है। डीएनए के अंदर सूचना व निर्देशन कोडिंग के द्वारा दिखाई देते हैं। हम यहाँ पर बहुत डीएनए की विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। कोशिका की संरचना कैसी होगी, उसमें कार्य कैसा होगा, शरीर की संरचना कैसी होगी, यह सभी का निर्धारण डीएनए करता है। डीएनए अणु में कोशिका की संरचना, निर्माण व संगठन की आवश्यक सूचना होती है। डीएनए में जो सूचना होती है वह जो खंड कहलाता है वह जीन कहलाता है, जिसे डीएनए का क्रियात्मक खंड कहते हैं। यही आनुवंशिक सूचनाओं का आनुवंशिकी का प्रमुख वाहक होता है। पहले तो क्रोमोसोम 23 जोड़ी संख्या में दुगने होते हैं और फिर उसके बाद जब कोशिका विभाजित होती है तो 2-2 समूह 23-23 जोड़ों के बन जाते हैं। फिर प्रत्येक समूह अपने विभाजित होकर डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जो क्रोमेटिन जाल होता है, जब वह थोड़ा संगठित होता है तो वह किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोशिका में क्रोमेटिन संगठित होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। जब कोशिका विभाजित होती है तो उसमें पहले क्रोमोसोम्स 23 जोड़े होते हैं। विभाजन में दुगने होकर 2 कोशिका समूह
23 जोड़े बनाएंगे। फिर प्रत्येक समूह अपनी विभाजित कोशिकाओं या डॉटर सेल में चले जाएंगे। इस प्रकार इनके द्वारा सूचना एवं निर्देशन नई कोशिकाओं में चले जाते हैं। वंशानुक्रम में सूचना डीएनए के जीन के जरिए जाती है। इसी तरह माता पिता के गुण व सूचनाएं डीएनए जिन के द्वारा बच्चों में जाती है। इस कारण केंद्रक बहुत ही कोशिका में मुख्य भाग होता है, मुख्य कोशिका अंगक होता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक सामान्य डीएनए की संरचना के बारे में बताया गया है। विस्तार से इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। डीएनए कुछ इस प्रकार का डबल हेलिक्स दिखाई देता है और बीच में आपको जो डंडे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये इन पे कोडिंग होती हैं और हर एक लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, जो आनुवांशिक सूचनाओं को वहन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। केंद्रीय क्षेत्र के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। केंद्रीय क्षेत्र के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आइए जानें। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है, अर्थात केंद्रक अनुपस्थित होता है। मतलब ये बहुत ही प्रारंभिक प्रकार की सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, जिनमें केंद्रक या सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इसका उदाहरण होगा बैक्टीरिया की कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होंगी। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होगा, अर्थात इनमें सत्य केंद्रक उपस्थित होगा। उदाहरण है अमीबा, पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं आदि। हमने जो अभी तक पढ़ा, आइए उसके बारे में सारांश में चर्चा करते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया। सभी जीवित प्राणियों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिका में विभिन्न कोशिकांग जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। कोशिका के 3 मुख्य घटक कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक होते हैं। कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन विसरण व परासरण द्वारा होता है। जो हमने पढ़ा उस पर अभ्यास प्रश्न। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन से हैं? कोशिका की खोज किसने की? कोशिका के मुख्य 3 घटक कौन से हैं? जंतु कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका अंगों के नाम बताओ। विसरण व परासरण किसे कहते हैं? केंद्रक के कार्य लिखो। बच्चों, इस प्रकार आज का भाग 1 समाप्त होता है। आशा है आपको पूरा विषयांश अच्छे से समझ में आया होगा। अभ्यास प्रश्न पत्री को आवश्यक रूप से हल करें। भाग 1 समाप्त। नमस्कार।